होने वाला है बिटकॉइन। 2010 में एक बिटकॉइन की वैल्यू थी $0.39 यानी लगभग 18 रुपए उस टाइम के एक्सचेंज रेट के अनुसार। और मई 2021 में बिटकॉइन की वैल्यू है $37,000 यानी लगभग 26,97,000 रुपए। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे। लेकिन दोस्तों, ये जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि बिटकॉइन आखिर है क्या और ये चीज कहां से आई और ये आई तो क्यों आई। तो दोस्तों, बिटकॉइन एक करेंसी है, वैसे ही जैसे हमारा रुपया एक करेंसी है, यूएस डॉलर एक करेंसी है। लेकिन इनमें और बिटकॉइन में फर्क सिर्फ इतना है कि बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है, मतलब कि आप इसे कभी भी छू कर नहीं देख पाओगे क्योंकि ये कंप्यूटर से ही बनती है और इसको कंप्यूटर में ही स्टोर रखा जाता है। लेकिन अब जो सवाल उठता है वो ये कि जब हमारे पास पहले से ही रुपया, डॉलर और रियाल जैसी अच्छी खासी करेंसीज है तो हमें बिटकॉइन की जरूरत पड़ी क्या, और इस तरह की अजीब बिटकॉइन को बनाई क्यों गया। दोस्तों, अगर इसको बनाने का मैं आपको सिर्फ एक बड़ा कारण बताऊं तो इसको बनाने का सिर्फ एक कारण था और वो था भरोसा, यानी कि ट्रस्ट। दोस्तों, आज आप और हम जिस कागज के टुकड़े को मनी कहते हैं या फिर आपकी बैंक पासबुक में लिखे हुए जिन नंबर्स को आप मनी कहते हो और जिससे हम किसी से कुछ भी खरीद सकते हैं, आज से हजारों साल पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था। क्योंकि दोस्तों, हमारे पूर्वज जो थे वो बार्टर सिस्टम काम में लिया करते थे, ना कि मनी सिस्टम। और उस सिस्टम में वो चीज के बदले चीज दिया करते थे। यानी मान लीजिए आप किसी को 1 किलो आलू देके उसके पास अगर 1 किलो दाल है तो आप 1 किलो दाल ले सकते हो, या फिर आप उसको 1 किलो चावल देके उसके पास कुछ बर्तन ले सकते हो। तो इस तरीके के आपके पास जो चीज होती थी वो आप सामने वाले को देते थे और सामने वाले के पास जो चीज होती थी वो आपको देता था और दोनों को अपने मन की चीजें मिल जाया करती थी। लेकिन इस सिस्टम में सबसे बड़ी कमी ये थी कि अगर आपके पास जो चीज है वो सामने वाले को नहीं चाहिए तो फिर आपको भी वो चीज नहीं मिलेगी जो सामने वाले के पास है। और इसी सबसे बड़ी कमी के कारण से सोने और चांदी की मुद्राएं काम में लेना स्टार्ट किया गया। जैसा कि आपने पुराने नाटकों में और अपनी इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा कि अलग अलग राजा अपनी अलग अलग सोने और चांदी की मुद्राएं चलाया करते थे। और दोस्तों, हजारों साल बाद वही सोने और चांदी की मुद्रा बदल गई कागज की मुद्रा में। लेकिन स्टार्ट में किया क्या जाता था कि उस कागज की मुद्रा के पीछे, उस कागज की मनी के पीछे सोना रखा जाता था। यानी आपके पास भी जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी मनी छापता था, कागज के जो भी रुपए छापता था, उतनी ही वैल्यू का सोना वो अपने पास लॉकर में रखता था। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर रिजर्व बैंक ने 1 लाख रुपए की मुद्रा छापी, 1 लाख रुपए के नोट छापे, तो 1 लाख रुपए का सोना भी वो लेके एक लॉकर में रखेगा जो उस मुद्रा की वैल्यू के बराबर होगा। और दोस्तों, इसी सिस्टम को गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के नाम से जाना जाता था। लेकिन दोस्तों, 1956 में भारत में सिस्टम खत्म कर दिया गया और इसकी जगह मिनिमम रिजर्व सिस्टम भारत में लाया गया। और इस सिस्टम के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सिर्फ 115 करोड़ रुपए का गोल्ड ही अपने रिजर्व में रखना होगा और उसके सामने वो चाहे जितनी भी चाहे उतनी मुद्रा छाप सकता है। उसके लिए किसी भी प्रकार का और कोई अतिरिक्त गोल्ड रिजर्व में रखने की जरूरत नहीं होगी। और इसका सीधा सा मतलब दोस्तों ये कि अब आपको रुपए के पीछे सोना नहीं मिलेगा, बल्कि मिलेगा तो आरबीआई गवर्नर का भरोसा, और वो आपको नोट पे लिखा हुआ मिलता है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो आप सिर्फ उस वचन के भरोसे से मान के चल रहे हो कि ये कागज का टुकड़ा 500 रुपए माना जाएगा, इसकी वैल्यू 500 रुपए है। इसके पीछे सिर्फ एक चीज है, वो है आपका भरोसा रिजर्व बैंक पे, आपका भरोसा सरकार पे। और दोस्तों, ऐसी मनी जिसके पीछे सोना नहीं रखा जाता, जो सरकार और आरबीआई पे हमारे भरोसे के पीछे चल रही होती है, उस मनी को कहते हैं फिएट मनी। तो दोस्तों, इन शॉर्ट कि ये पूरा सिस्टम सरकार पर आपके भरोसे पर टिका हुआ है। लेकिन अगर आपको सरकार पर भरोसा ना हो तो आप कहां जाएंगे। और दोस्तों, इसी मुद्दे पर साइबर पंक्स नाम के एक ग्रुप ने मुहिम चलाई जो कि पैसे और लेन देन पे बड़े बड़े बैंकों के, रिजर्व बैंकों के और सरकार के कंट्रोल का विरोध कर रहे थे। और दोस्तों, 2007 में होती है वो भयानक घटना जिसका सबको डर था। अमेरिका में बहुत बड़े बड़े बैंक डूब गए और उसके साथ में सरकार के भरोसे उन बैंकों में लोगों द्वारा रखा गया अपना पैसा भी डूब गया। और दोस्तों, उसी टाइम के आसपास एक आदमी जिसने अपना नकली नाम रखा सतोशी नाकामोटो, क्योंकि अगर वो असली नाम रखता तो उसकी पहचान जो है वो उजागर हो जाती, तो अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए उसने अपना नकली नाम रखा सतोशी नाकामोटो और उसने बिटकॉइन का आइडिया सबसे पहले दुनिया को दिया। और दोस्तों, इस आइडिया में उसने दुनिया को बताया कि ऐसी मनी के बारे में जो डिजिटल होगी, पूरी तरह से डिजिटल होगी, एक आदमी से दूसरे आदमी को सीधी भेजी जा सकेगी, उसमें किसी बैंक की और किसी सरकार की बीच में जरूरत नहीं होगी। यानी क्रिप्टो करेंसी सरकार पे आपके भरोसे की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बनाई गई। अब क्रिप्टो करेंसी से आप डायरेक्ट जिसके
जिसके साथ लेन देन करना चाहते हैं उसके साथ लेन देन कर सकते हैं। आपको सरकार के भरोसे और सरकार द्वारा छापी गई मुद्रा के भरोसे रहने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। इसी आइडिया के बेस पे क्रिप्टो करेंसी का दुनिया में जन्म हुआ। और दोस्तों सतोशी नाकामोटो ने क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को काम में लेके एक ऐसी करेंसी बनाई जिसको विदाउट एनी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल के दुनिया में आप किसी को भी पेमेंट करने या फिर उससे पेमेंट प्राप्त करने में काम में ले सकते हो। और ये काम आप कर सकते हो डायरेक्टली खुद ही। और दोस्तों इसी को हम बिटकॉइन कहते हैं। बिटकॉइन कोई असली कॉइन नहीं है, बल्कि ये 100% वर्चुअल करेंसी है जो आपके कंप्यूटर में ही स्टोर रहेगी। आप इसको हाथ में लेके देख ही नहीं सकते। और दोस्तों बिटकॉइन में बहुत सारे लेजर्स और ब्लॉक्स होते हैं जिनको माइन किया जाता है और जिसको हैक कर पाना लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों बिटकॉइन का सबसे पहला ब्लॉक जो है वो सतोशी नाकामोटो ने ही माइन किया था और इसके रिवार्ड में उसको 50 बिटकॉइन यानी 50 बिटकॉइन मिले थे।